हम इस वक्त उत्तरी कश्मीर के हाजिन कस्बे में हैं और हाजिन की पहचान कुका परे के नाम से थी। दरअसल 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई तो आतंकवाद को कश्मीर में अगर किसी ने कमर तोड़ी उस ज़माने में वो कुका परे ही थे। कुका परे ही पहले रेनिगेड थे जिन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर एक फ़ौज बनाई और वो सेना के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन कुका परे अपने उस ज़माने में अपने इस मखसूस इलाके में लोकप्रिय रहे। फिर वो 1996 के चुनाव में राजनेता बने और यहाँ से विधायक चुनकर भी सामने आए। उसके बाद उनकी हत्या हुई, लेकिन उनके परिवार और उनके घर में अभी भी राजनीति जो है वो कायम है। उनका बेटा है, उनसे ही हम आज बात करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो ज़माना और ये ज़माना बदल चुका है। इम्तियाज़ साहब, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके बहुत सारे पार्टी के लीडर वगैरह हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक नया चुनाव हो रहा है जिसको जो बाईपोल्स हो रहे हैं डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ जो बनी थी, जो हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें कुछ पाकिस्तान की महिलाएं थी जो चुनाव में खड़ी हुई थी, चुनकर वो उन्होंने जीता था। फिर उनकी जो मान्यता है वो रद्द हो गई है, अब दोबारा उनका चुनाव हुआ था। आपके इस इलाके में कितनी ऐसी महिलाएं थी जो पाकिस्तान की थी और फिर यहाँ पर जो हैं डीडीसी मेंबर्स चुन के गई थी और अब उनको जो है उन की मान्यता जो है वो अब ख़त्म हो गई है और अब वो चुनाव कब होने वाले हैं? देखिए जनाब, मैं बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट एक सीट का हमें नहीं आया था डीडीसी। आज भी गवर्नमेंट रिजर्व सीट थी उस समय डीडीसी में। वो कैंडिडेट उस समय उठी थी, वो बेसिकली पाकिस्तान की थी और उनकी शादी यहाँ पे हुई थी। वो मोहम्मद असलम है फ्राम बानियारी हाजिन के। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किन वजूहत पे, क्योंकि उस समय हम लड़ रहे थे हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, जो गाइडलाइंस थी डीडीसी इलेक्शन के रिलेटेड उन्हीं के मुताबिक हम भी चले थे, क्योंकि हमारी मुश्तरका तौर कैंडिडेट थी वो उस समय। और जब रिज़ल्ट की काउंटिंग की डे पे उनका जो रिज़ल्ट विदहल्ड रखा गया, बाकी 13 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलेक्शन आए, उसमें हमने भी एक सीट जीती थी कांग्रेस के नाम पे उस समय। लेकिन अब उसमें 6 वो कैंडिडेट थे, एक की नामजदगी कैंसिल हो गई और 5 जो हैं स्टिल खड़े हैं वहाँ पे। तो उन 5 में से हमने जो एक कैंडिडेट हमारी नाज़ा बेगम जो हाकबारा में रहती हैं, वो उस समय आज़ाद कैंडिडेट थी। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उनको हिमायत दी है और उसी सिलसिले में आज हमारी मीटिंग हर दिन चलती रहती है। कैंपेन जो चल रहा है, कैंपेनिंग हमारी अब स्टार्ट हो गई है और 5 दिसंबर को इसकी वोटिंग है, 8 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो हम मेहनत कर रहे हैं आगे, फिर ऊपर वाले के हाथ में भी हैं, लोगों के हाथ में भी है। लोग जिसको पसंद करेंगे, लोगों का हक है वोट देना और वहीं फैसला कर सकते हैं। क्या साहब, मैं 20 साल पहले आपके घर आया हूँ जब आपके पिता कुका परे जो थे वो चुनाव लड़ रहे थे। फिर उनका निधन हो गया, उनका कत्ल किया गया। उसके बाद जो है आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उनकी पार्टी जो अवामी एक्शन कमेटी थी, जो अवामी लीग जो थी, जो उनकी पार्टी थी, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आप क्यों पहले कांग्रेस में और अब अपनी पार्टी में शामिल हो गए? देखिए 2013 सितंबर 2013 में हमारे फादर साहब का वाक़ा हुआ। अवामी लीग जिसके वो सरबराह थे, जो उनके साथी थे, उन साथी जो उनके साथ चलते थे, अवामी लीग को चलाने वाले लोग थे। उस समय हमारी एज बहुत कम थी, शायद हम उसके काबिल नहीं थे, पार्टी चलाने के लायक हम नहीं थे एज के मुताबिक। तो मैं उनके साथियों को नहीं जानता था या उठना बैठना किन लोगों के साथ है। और आहिस्ता आहिस्ता, और बड़ी पार्टी को चलाने के लिए बड़े वसाइल की ज़रूरत होती है और इतना पैसा हमारे पास था ही नहीं, या इतनी बड़ी मशीनरी हमारे पास थी नहीं जो हमारे फादर साहब ने अपने हाथ में रखी थी या जिन साथियों के हाथ में थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए और मैंने भी कहीं ना कहीं समझा कि अवामी लीग को चलाना बहुत मुश्किल भी है और पॉलिटिकली हम इसमें ग्रो नहीं हो सकते। तो उस समय मुझे लगा कि कांग्रेस हमारे लिए, कांग्रेस में हमारा फ्यूचर है और हम चले गए। हमने उस पार्टी को हमने कांग्रेस में मदगम किया था उस समय। हाँ, अब अपनी पार्टी में आने का मेरा यही वजह रहा, क्योंकि हदबंदी में कहीं ना कहीं हम सब कॉन्स्टिट्यूंसी का ग्रुप जो है चेंज हो गया पॉलिटिकली। हमारे 28 पोलिंग स्टेशंस बांडीपोरा असेंबली के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे सोनावारी में
मरीज हो गए हैं। या हमारे कुछ एरियाज़ जो हैं, जो नाइद खे वगैरह हमारा ब्लॉक है, वो बांडीपोरा में मरीज हुआ है। एक हमारा सभापोरा ब्लॉक जो है वो गांदरबल में मरीज हुआ है। कहीं ना कहीं आज के डेट में डिपेंडेंट सियासत की ज़रूरत है, या हम समझते हैं कि जब हम किसी को मदद देंगे तभी दूसरा मदद दे सकता है। और यही चीज़ें को नज़र में रखते हुए मुझे लगा कि, और कांग्रेस में एक लेक ऑफ लीडरशिप, देखिए मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस को हमने वफादारी और दयानतदारी से चलाया। स्टेट जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की कहीं ना कहीं लेक है, और उस दूरियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को दोबारा सोच विचार करना चाहिए। अच्छा, बहुत मुझे सारे ये लीडर बताइए, छोड़ के गई। अब आपको क्या उम्मीद है, आप अपनी पार्टी जो है जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जम्मू कश्मीर में है, क्या अपनी पार्टी का कोई वजूद है? क्या आपको लगता है कि आप अब की बार, अब जब चुनाव हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में, सरकार बना पाएगी अपनी पार्टी? देखिए मैंने कह दिया ना कि अपनी पार्टी में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अपनी पार्टी में मुझे कोई खौफ नहीं है। लोग किस तरह से उनको किस नज़र से देखते हैं, मैं समझता हूं कि रीजनल पार्टी में अगर आज के डेट में देखा जाए कि यहाँ के हकीकी अगर कोई रोल नुमाइंदगी करना चाहते हैं या लोगों की जो बात करते हैं, वो अल्ताफ़ साहब बुखारी साहब है, और कौन है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इस बात को, की इस बात को हम थोड़ा सा दूसरी ओर लेते हैं। आपके फादर कहाँ पर दफन है? ये अच्छा, ये उनका ग्रेव यार्ड है। बिल्कुल, ये पीछे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ परे, जो कि कुका परे के नाम से मशहूर थे, विधायक भी थे हाजन के, उन सोनावारी के, और उसके बाद उनका जब कत्ल हुआ 2013 में, उसके बाद उनको घर के भीतर ही इसलिए दफनाया गया ताकि उनके मकबरे के साथ, उनकी कब्र के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने भारत सरकार के लिए, भारतीय सेना के लिए अपनी शहादत दी, कहीं ना कहीं उस बात का भी मलाल यूसुफ परी साहब को है। परी साहब, थोड़ा सा इमोशनल बात है, मैं समझता हूँ, 24 घंटे आपके पिताजी का मकबरा आपके सामने होता है, तो जो जिस अंदाज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई तिरंगा उठाने वाला 90 के दशक में था, तो वो सिर्फ पुका परे थे कश्मीर में, जबकि सब बाकी खिलाफ थे। चाहे आज के नेता हो, वो भी कश्मीर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ परे ने तब भी भारत का झंडा जो है हाथ में रखा और भारत के लिए कश्मीर में ज़मीन पर लड़ाई लड़ी। जबकि तब की पुलिस, तब के राजनेता, तब के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब कश्मीर छोड़ के चले गए। जो कुर्बानी उन्होंने हिंदुस्तान के लिए दी, क्या हिंदुस्तानी सरकार ने या हिंदुस्तानी सेना ने उसका मुआवजा, उसका बदला या उसका इंसाफ आपके साथ किया? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये ग्रेवयार्ड किसी के खौफ या दहशत से घर में नहीं बनाया है। ये ग्रेवयार्ड इनके मरने से पहले इन्होंने खुद इसकी निशानदेही की है कि मैं यहाँ में एक हट बनाना चाहता हूँ, कि अपने दोस्तों को कहा था, और जिस दिन ये हुआ 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया था। तो उन्हीं दोस्तों की फरमाइश पे या उन्हीं दोस्तों के कहने पे फिर यहाँ पे उनको दफनाया गया है, ना कि ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं। देखिए, अगर मेरे ठीक है, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है गन वर्सेस गन, बंदूक वर्सेस बंदूक, जहाँ जमहूरी निज़ाम बंजर हो चुका था जम्मू कश्मीर के अंदर 90s में, लेकिन वहीं उन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस जमहूरी निज़ाम को ज़रखेज़ बनाया है। हमें कोई मलाल नहीं है किसी चीज़ से भी नहीं, हम खुश हैं। लेकिन हाँ, ये बताना चाहते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ, मेरे हरीफ, मेरे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो जब हम पे उंगलियाँ उठाते कहते कि ये इखवान, ये हिंदुस्तानी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा एक FIR मेरे फादर साहब के नाम पे किसी थाने में दिखाइए, एक किसी भी पुलिस स्टेशन में आप दिखाइए कि इनने, क्योंकि कागज़ तो मरता नहीं है, कहीं कोई इस हादसे के अंदर इखवान के दौरान कहीं भी, वो एक अवटला बंदूक था, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस अवटला बंदूक को एक सही दिशा में लाने के लिए अगर उसने कहीं कुर्बानियाँ दी है, अगर कहीं नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जानें बची हैं। जो पाकिस्तान का उस समय सोच था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर वादी के अंदर आवाज़ को दबाना है, कोई मस्जिद के अंदर, कोई स्कूलों के अंदर, कहीं इदारों के अंदर, कोई समाजी तौर सोसाइटी में अगर किसी का बोलबाला हो कि यहाँ पे मैं समझता हूँ, मैंने बहुत बार इस पर तज़किरा किया होगा साथियों के साथ, मैं समझता हूँ कि इखवान तो पाकिस्तान से बनकर यहाँ जम्मू पाकिस्तान, इखवान का कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में नहीं थी। कहीं ना कहीं उसमें सोच रखने वाले लोग आए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ट्रेन होके आए थे कि हमें एक मास किलिंग करनी है। बहुत सारे जगहों पे कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। जब उनको यहाँ पे आके लगा कि नहीं,
कहीं ना कहीं इस बंदूक से बर्बादी, इस बंदूक को रोकना है, और वही इख्वान बना है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उस समय इख्वान एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे लोग हम पे उंगलियाँ उठाते हैं, हमें जिस तरह से समाजी तौर और सियासी तौर हमें दरिंदे के तौर पे पेश करते हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हो या कोई और भी मौका हो। लेकिन ये बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर पे आपने कभी ना कभी आके हमें इस पे बात करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मैं लोगों को सच बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाँ वो एक अवटला बंदूक था। वो क्या आज के डेट में आज तक क्या इदारों के लोग गलत नहीं करते? क्या पुलिस के एहलकारों के कहीं ना कहीं गलतियां नहीं होती? आपने कई बार माफ़ी भी मांगी अगर कहीं पर आपके पिता या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन तब चलाई जाती थी इख्वान, उससे अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो या उससे किसी की जान, क्योंकि बहुत कत्लेआम हुआ। अगर आपके इलाके की बात करें, आपके रिश्तेदार कई सारे, कितने रिश्तेदार आपके मारे गए? देखिए जनाब, मैं बताना चाहता हूँ मैंने माफ़ी क्यों मांगी। बहुत सारे घर इस गन से तबाह हो गए, तबाह हो चुके हैं। कितने रिश्तेदार आपके मारे गए? बहुत सारे, कितनों का नाम मैं ले लूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हुआ, बस हमारे घर पे, हमारे फादर साहब पे, उनके साथियों पे ये ठोसा गया है। क्या राजौरी में आर्मी के साथ कोई काम करने वाला, किसी सोसाइटी में रहने वाला कोई बंदा, क्या उसने वहाँ गलती की जवाब हम यहाँ दे? कुपवारा में कोई इख्वान के साथ काम कर रहा था, आर्मी के साथ काम कर रहा था, उसका जवाब हम दे? क्या यहाँ नहीं, ये कहा जाता था ना कि सरबराह शुरुआत जो है वो कुकापरे नहीं की। मैं कह रहा हूं कि उनके जाने के बाद मैंने किसी को देखा ही नहीं। अगर वो उनका सरबराह होता तो वो मेरे सामने आ जाते। जिन लोगों ने गलतियां की, क्या सियासत तौर या समाजी तौर मेरे साथ है वो? बिल्कुल आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं नहीं, इमोशनल की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि अपने जाती मकसद के लिए मेरे फादर साहब को, मेरे वालिद के मरने के बाद सारी गलतियां का जो है उन पे ठोसी गई है। क्या वो अकेला बंदा उसमें शामिल था? ठीक है कि हम यहाँ रहते हैं कि अगर हमने गलतियाँ की होती, अगर हमने कत्ल गैरत की होती, अगर हमने लोगों को मार दिया होता, क्या मैं 2014 के इलेक्शन में इतनी बड़ी पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट होता? कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं कैंडिडेट होता? नहीं, बिल्कुल। क्या आज के डेट में मेरे साथ लोग होते? अभी क्या पॉलिटिकल तौर हम जिंदा नहीं है? आज अगर मुकाबला कहीं किसी के साथ है, वो मेरे साथ लोगों को है। आज पॉलिटिकल पार्टीज मेरे साथ मुकाबले में हैं। हाँ ठीक है, हार जीत अलग मामला है, लेकिन मुकाबले में हम भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़ात, हमारे घर, हमारे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा विषय है, इस विषय पे हमें बैठ के कभी बात करनी चाहिए। मुझे लोगों तक अब वो बातें पहुँचानी चाहिए। किन बातों पे हमारे फादर साहब हर दिन उसको कहीं ना कहीं कातिल कहा जाता है। हजारों लोगों को उसने रोजगार दिया है। क्या उन्हीं वो लोग भी कभी सामने आके बात नहीं करते कि हमें रोजगार मिला, ये फलानी की वजह से मिला है? क्या वो कत्ल है? लोगों के घर बने हैं उस दौरान में, क्या वो कत्ल है? क्या वो लोग सामने नहीं आ सकते हैं कि जहां रोजगार मिला है, कि वो सामने नहीं आ सकते? जिन लोगों को हमने रोजगार दिया है उस दौर में, मैं कहता हूं कि ये गलतियां हमने उस समय की हैं कि जिनको रोजगार मिला है वो भी गायब है, वो भी दूसरे सबक में शामिल है। लेकिन उनको छोड़िए, अगर उनको अपने गाँव के लेवल पे या इस इलाके के लेवल पे किसी की मदद की, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान जो है कुकापरे ने हिंदुस्तान के लिए दिया। क्या हिंदुस्तान ने उसकी कुर्बानी को वो इज्जत दिया जो इज्जत उसको चाहिए था? उस बात का ही, वही मैं शुरू में पूछ रहा था, उस बात को कहीं मिलाल है आपको? हमें देखिए, वो सिस्टम की बात है, सिस्टम में रहते हुए ये बातें अभी हम दोबारा जब बैठेंगे इससे बात होगी। लेकिन हाँ, ये मुझे मलाल रहा है कि जिसके हम हकदार थे, मेरे लोग जिसके हकदार थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में इन लोगों से भी खौफजदा है, इन लोगों से भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको समझा जाता है कि शायद वो समाज के अंदर अछूत लोग बैठे हैं। क्या इख्वान वाले की कोई फैमिली नहीं है? क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता? क्या उनको रोजगार नहीं, उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या मेरे जहाँ से हिंदुस्तान की आवाज़ आई हाजन के अंदर, सबसे ज़्यादा अगर कोई डेवलपमेंट में कोई पीछे एरिया है वो ये हाजन, जो तकरीबन मुझे लगता है कि 1 लाख लोगों के मरकज़त की हकदार हैं ये हाजन। और तब भी ये हाजन जो है पॉलिटिकली और समाजी तौर इसको नज़रअंदाज किया गया। क्यों? क्या हमने गलत किया था कि हम हिंदुस्तानी थे? आज पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग इलेक्शन में कूद पड़े हैं। हमने क्या गलती? हमने 30 साल पहले कहा कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क और ताकतवर मुल्क है। आज सब लोग कहते हैं। क्या इनको खौफ है? क्या इनको दहशत है? लेकिन जहाँ
मैं बार बार कहता हूँ, इख्वान के नाम पे हमें ठगा जाता है, इख्वान के नाम पे हमें दबाया जाता है, इख्वान के नाम पे हमें बड़े ताने दिए जाते हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसको आपके वसाइल से आपके ज़रिए में बताना चाहता हूँ कि हर एक गलती का सज़ा हम लोगों को मत दीजिए। बहुत सारे लोग, मैं मान लेता हूँ कि फ़ौज के साथ बहुत सारे लोग काम करने वाले थे, लेकिन हमारी क्या गलती उसमें? उनके अपने सोर्सेज हैं, उनके अपने लोग हैं, पुलिस के साथ, आर्मी के साथ। हाँ, जहाँ हमने की होगी वहाँ हमने वक्तन फ़ोक्तन कह दिया कि अगर मेरे फादर साहब जिंदा होते शायद वो इसके बारे में बखूबी जानते थे। लेकिन मेरे हाजिन के अंदर बताइए मुझे, पूरे कस्बे के अंदर किसको मारा गया था इख्वान के दौरान में? किनके घर जलाए गए थे इख्वान के दौरान में? किनके एनकाउंटर में मारा गया था? हाँ, बंदूक वर्सेस बंदूक लड़ाई लड़ी है। जहाँ वहाँ के 10 लोग मारे गए, वहाँ हमारे भी इख्वान वाले मारे गए हैं, वहाँ हमारे भी रिश्तेदार मारे गए हैं, वहाँ हमारे भी साथी मारे गए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि बंदूक किसी मसले का हल नहीं है, बंदूक से किसी का घर आबाद नहीं हो सकता है। लेकिन हर एक गलती का सज़ा हमें देंगे, मुझे लगता है वो नाइंसाफ़ी है। चलिए, शुक्रिया यूसुफ इम्तियाज़ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दरअसल ये हाजन में कुका परे का घर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे इलाके के लोग हैं, क्योंकि अभी भी कुका परे की तरफ से जो खदमत इस इलाके में हुई है उसका हक जो है यहाँ के लोग, यहाँ के जो आबादी है वो उतार रही है, क्योंकि काफ़ी सेवा जो है इस इलाके में कुका परे ने बतौर विधायक और बतौर इख्वान का लीडर भी की थी। लेकिन हाँ, इतना इस परिवार को ज़रूर मलाल है कि जिस अंदाज से कुका परे ने कश्मीर में इस पूरी जो है भारत के तिरंगे को पहली बार तब खड़ा किया जब कोई कश्मीर में तिरंगा थामने के लिए तैयार नहीं था। कहीं ना कहीं उस बलिदान और उस कुर्बानी का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला। अशरफ वानी, हाजिन, आज तक।